जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदर्श और विहांश इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से एक बार आपके सामने आए हैं जिसमें हम सभी चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स जो हमारे सामने आ रहा है 24 अप्रैल को, उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति क्या होनी चाहिए। और जो बुक लिस्ट है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं उनकी तो बुक लिस्ट कम हो जाती है और एक फिक्स्ड बुक लिस्ट से पढ़ते हैं, पर अभी जो न्यू एस्पिरेंट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे, उनको काफी डाउट रहता है कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए ताकि एक कम टाइम में उनकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाए। तो आज इस लेक्चर में हम सभी साथी जो हैं वो बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ही एक रणनीतिक जो मार्गदर्शन है वो भी आपको मिलेगा। तो मेरे साथ में अनिल कचनारे सर हैं, जिनका 3 बार से प्री जो है वो कंटिन्यूअसली उसमें सक्सेसफुल रहे हैं और इस बार जो है मेंस 2019 में भी सिलेक्ट हो चुके हैं और अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ में हिंदी मीडियम में अभिषेक चक्रवर्ती सर हैं, ये भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस क्वालिफाई करके अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में ही हमारे साथ में इंग्लिश मीडियम में प्रवीण मुकाती सर हैं, ये भी जो है अपनी हमेशा प्री जो है इनका सक्सेसफुल रहा है और अब ये भी जो है इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो हम सभी जो है आज के वीडियो में एक प्रॉपर जो है गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सर सबसे पहले अपन। तो सब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर हम बात करें थैंक यू सर। कि जो बुक लिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सभी को आप देखेंगे कि एक डाउटफुल तरीका रहता है, ठीक है, कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो मार्केट में आप बुक लिस्ट को देखेंगे तो बहुत ज्यादा फ्लडेड है मटेरियल, ठीक है। हर कोचिंग के नोट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग पब्लिकेशन हैं, टीएमएच हो गया, ठीक है, महावीर पब्लिकेशन, पुणेकर पब्लिकेशन, निर्माण, सब अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कौन सी बुक बेटर है। तो वो भी हम जो है अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स के कंपैरिजन करेंगे कि बेटर क्या है, क्योंकि आप सभी लोग परिचित हो हर बुक से, ठीक है, आपने सभी बुक्स का कंटेंट जो है वो देखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले यूनिट 1 से, जो कि हमारा क्या है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। ठीक है, तो अनिल सर पहले आप शुरुआत करिए इंग्लिश मीडियम में कि यूनिट 1 जो है वो किस तरह से पढ़नी चाहिए। देखिए सर, ये यूनिट 1 में टॉपिक्स है हमारे मेजर इवेंट्स, डायनेस्टीज, हिस्ट्री वाली यूनिट है हमारी पहली वाली। इसमें प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश, ये वाली है। तो इसमें सर ये है कि हमें क्या है कि जितने भी डायनेस्टीज है अभी एंशिएंट से लेके अभी तक, हमको मेनली मिडाइवल से तो अच्छे से देखनी है। एंशिएंट में आप क्या इंडियन हिस्ट्री में कंप्लीट हो जाता है हमारे, जैसे मौर्य है, गुप्त है, मिडाइवल ओ एंशिएंट में ही कंप्लीट हो जाता है हमारा इंडियन वाली जब हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये मिडाइवल टाइम आता है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी रियासतें, जैसे गोंड रियासत आ जाती है, बघेलखंड आ जाता है, बुंदेलखंड आ जाता है, या फिर परमार आ जाता है। ये सारे राजवंश आ जाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें तो एक तो उनका टाइम पीरियड देखना है, सारे राजाओं का, उन डायनेस्टीज का टाइम पीरियड देखना है। और आप एक लिस्ट बना लीजिए, जितने भी राजा उनकी एक लिस्ट बना ली, और उनका जो एकदम मेजर इवेंट है, किसी ने कैपिटल शिफ्ट करी है या फिर किसी ने किसी पे आक्रमण करके उसको अनेक्स किया किसी राज्य को, तो ऐसे मेजर इवेंट आप प्री के लिए एकदम सिनोप्सिस टाइप छोटा सा आप रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे राजवंश अच्छे से हो जाएंगे और एक क्रोनोलॉजी में वो आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो आप वैसा कर सकते हैं उसका। ठीक है, फिर अभिषेक सर आप एक बार हिंदी मीडियम के लिए बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन सी बुक लिस्ट रहती है, कि अगर यूनिट 1 मध्य प्रदेश में देखें तो। अब देखिए, मध्य प्रदेश के क्या है, अभी जो 10 यूनिट में डिवाइड किया है एमपीपीएससी ने, तो यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 जो है ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। अब आपको कोई भी बुकलेट जब आप लोगे तो आपको ये सारे सेक्शंस एक ही बुक में मिल जाएंगे आराम से। तो आप जनरली जैसे 2 बुक हैं जो थोड़ा सा ऑथेंटिक भी है, क्योंकि डेटा तो आप देखे होंगे कि सब में कुछ ना कुछ गलत मिलते ही हैं, तो आपको 2-3 बुक से तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो थोड़ा सा ऑथेंटिक है, जिसमें सारा डेटा कंप्लीट हो जाता है अपन को, तो आप एक तो महेश बर्णवाल से पढ़िएगा, जो प्री के लिए काफी ऑथेंटिक बुक है और लास्ट ईयर भी काफी अच्छे क्वेश्चन उससे मिले हैं। दूसरा चीज एक मुकेश माहेश्वरी की बुक है, तो आप इनका डेटा थोड़ा सा आप इनको मैच करिए कि कहाँ पे क्या समस्या है, आप उनको हिसाब से आप उनको निकाल लीजिए। तो ये 2 ही बुक है जो जिसको आप रेफर करिए और इनमें सारे क्वेश्चन। अब बात ये आती है कि ये घटनाएं, प्रमुख राजवंश है, इनको काफी डीप पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि अब आपने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखा होगा कि थोड़ा सा डीप आए थे और बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अगर आप कुछ कुछ जो सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है, तो आप ये देखिए कि रोजगार निर्माण में कई बार इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, तो वहां से आप उठा सकते हैं। या फिर कोई भी जैसे तथ्यवाण की एक बुकलेट आती है, तो उसमें भी कई बार क्या है ना कि वो मतलब
एसोसिएट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप कुछ कुछ चीजों को ऐसे अदर सोर्सेज से पढ़िए जहां से अपना सारा कुछ कवर हो जाए, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ठीक फिलहाल तो आप मेन रेफरेंस बुक के हिसाब से आप ये 2 चीज करिए, मुकेश माहेश्वरी और महेश कुमार बर्णवाल। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में हो गई। प्रवीण सर, इंग्लिश मीडियम के लिए बुक लिस्ट अभी अनिल कचनारे सर ने तो नहीं बताई, उनने मतलब डिटेल में चले गए थे। आप बुक लिस्ट के बारे में क्या बताएंगे कि इंग्लिश मीडियम में कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है, अगर एमपी के हिसाब से देखें तो? जो हम लोगों ने प्रेफर करी थी उस बुक में बाइलिंगुअली किया था उस टाइम भी, तो बर्णवाल प्रेफर करना ज्यादा सही रहेगा। और मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी, जिसके कुछ ही चैप्टर्स जो राजवंश से रिलेटेड है, उसमें कुछ कुछ फैक्ट रहेंगे, उन्हें आपको डिक्टेट करके रखना पड़ेगा, या उन्हें फिर उनका कोई सिनॉप्सिस बना लो एक, तो वो ज्यादा सही रहेगा। और जो घटनाएं है ना, कुछ कुछ वो घटनाएं आपको एमपी बोर्ड की बुक 10th 11th 12th में एमपी बोर्ड की जो हिस्ट्री होती है वहां से भी आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता हो जाएगा। बाकी जो जितनी भी यूनिट्स है उनके बारे में आपसे थोड़ा थोड़ा करके सभी सर लोग डिस्कस करेंगे हम लोग, और ठीक बताते है। रहेंगे आप। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे बेसिकली इंग्लिश मीडियम में बताना चाहूंगा कि यूनिट 1 या हम एमपी की इंग्लिश मीडियम में बात करते हैं तो मेजरली आपके पास में कंटेंट बहुत कम रहता है इंग्लिश मीडियम में। एमपी स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो मेजर जो बुक रहती है वो एक इंग्लिश मीडियम में आती है जिसका नाम सभी ने सुना होगा, टीएमएच की रहती है, स्नेहिल त्रिपाठी। ठीक है, तो वो स्नेहिल त्रिपाठी बुक जो है वो आप प्रीलिम्स के लिए प्रेफर कर सकते हो, जिसमें प्रीलिम्स कैप्सूल जो रहता है उनका पार्ट रहता है और ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पर वो मेजरली जो है अगर आप सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपका नहीं होगा, उसमें पूरा सारा कवर नहीं हो सकता उससे। वो बुक जो है वो मेंस पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जैसे हिंदी मीडियम में आती है पुणेकर की ऑब्जेक्टिव आती है, तथ्यबाण की ऑब्जेक्टिव आती है, तो उसकी जगह पे अगर इंग्लिश मीडियम में है तो टीएमएच की एक रविशंकर तिवारी की जी की बुक है, उसमें इंग्लिश मीडियम में काफी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। तो उसमें ऑब्जेक्टिव है, साथ में उसका एप्लीकेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप वो टीएमएच को प्रेफर करें। पर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश में बेस अच्छा है, साथ में हिंदी में भी अच्छे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक हिंदी की मुकेश बर्णवाल या महेश्वरी जो भी आपको अच्छी लगे उसको साथ में लेके चलें, फिर आप स्नेहिल त्रिपाठी को जो है उसके साथ में कवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो सिर्फ एक स्पेसिफिक बुक एमपी की इंग्लिश मीडियम में वो आपको कंटेंट जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं दे पाएगी। ठीक, तो ये यूनिट 1 की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूं कि जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप मतलब सभी को दिख रहा है ना जो मैंने अभी चेंज किया है स्क्रीन, है ना? इसमें अगर हम देख रहे हैं तो एमपी की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 से 2020 में हम देख रहे हैं तो 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन। वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अच्छा, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हुआ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मैं आपको बता देता हूं, मैं वो शेयर कर दूंगा। तो जो यूनिट 1 है अगर हम बात करें तो उसमें 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो जैसे प्रमुख जनजातियां, बोलियां, इन पे क्वेश्चन आएंगे। तो इनको आपको डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि किसका क्या फेस्टिवल रहता है, मेजर पर्सनैलिटीज कौन से। अब जैसे आप अगर देखेंगे कि जो क्वेश्चन आया था कि तांत्या भील का एक्चुअल नाम क्या था, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी, आपको गूगल भी करना पड़ेगा कि कोई पर्सनैलिटी है उनमें क्या हो सकता है। ठीक, और बाकी अगर हम देख रहे हैं साहित्यकार हो गया, प्रमुख धार्मिक स्थल हो गए, ये सब जो है आपको बुक्स में कवर हो जाता है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव बुक को भी देख रहे हैं तो उसमें बाकी के जो जो होते हैं कि छोटे छोटे फेस्टिवल्स जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिल जाते हैं। तो हिंदी मीडियम में पुणेकर में आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश के जो अगर यूनिट 1 को समराइज करें तो इंग्लिश मीडियम में आपको स्नेहिल त्रिपाठी और टीएमएच की ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, पर हिंदी आपको प्रेफर करना ही है। और हिंदी मीडियम में अगर हम देखें तो मुकेश कुमार बर्णवाल, साथ में ही मुकेश महेश्वरी, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो बुक आपको सही लगे, पुणेकर, तथ्यबाण, और टेस्ट सीरीज वगैरह हो गए, कोचिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, रोजगार निर्माण में क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यूनिट 1 डिस्कस करी। अब हम आते हैं यूनिट 2 में, भारत के इतिहास में। तो इसमें हम बता सकते हैं कि यूनिट 2 अगर हम पिछले पेपर को देखें तो उससे भी 8 क्वेश्चन आए थे यूनिट 2 में। ठीक है, पर आप देख रहे होंगे कि इस बार जो हिस्ट्री थी वो काफी दिक्कत दी है बच्चों को, है ना? कि जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से पूछे गए कि किसने क्या बोला, तो वो फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप क्या बताएंगे सर? अनिल सर, आप बताइए कि ये जो है ऐसे क्वेश्चन, आप खुद ही जानते हैं कि ये लूसेंट तो हम हिस्ट्री के लिए कवर करते ही हैं,
ठीक। पर ये जो इस तरीके के क्वेश्चन थे कि बुक्स के नाम जो हैं वो थोड़ा सा दिक्कत दिया लोगों को, जो फ्रेजेस हैं कि ये किसने क्या कोट किया, ये भी थोड़ा आपके लीग से हटके आए थे। तो इनके लिए क्या आप मानते हैं कि मतलब हमें थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स जो है, जो बुक्स हैं, उन पे जाना चाहिए? जैसे कि सर आप प्रीलिम्स की जैसे हम बात करें, 7-8 क्वेश्चन आए थे, अब हम उसे शेखर बंदोपाध्याय या कोई यूपीएससी वाली बुक तो पढ़ नहीं सकते, और उसमें भी सर नहीं मिलेगा वो। जैसे कि फ्रेजेस आए थे इस बार, मैककेल्फे वगैरह इनके आए थे कुछ फ्रेजेस, तो या तो तुक्का हो गया तो आपका सही है, वरना आप उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत मत कीजिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप है ना प्रीलिम्स के लिए आप लूसेंट को पढ़िए, सिर्फ आप क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लगाइए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लूसेंट पे स्टिक रहिए, और क्वेश्चन आपको जहां से मिले, जितने मिले आप उतने लगा लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, हमको 100 क्वेश्चन नहीं करने, हमको 70-75 क्वेश्चन करने, तो हम इतना थोड़ी पढ़ सकते हैं, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है अभी। तो हमें बस हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट पे ही स्टिक रहिए, मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है। बिल्कुल। अभिषेक सर, आप हिंदी मीडियम के लिए भी लूसेंट ही सजेस्ट करेंगे ना? हाँ, हिंदी मीडियम के लिए लूसेंट ही सही है, और बाकी क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अपन को इसमें डिफरेंट चीजें मिलती हैं और डीप क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है कि एमपीपीएससी के कंपैरिजन में अगर व्यापम देखा जाए, तो व्यापम बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है और लीक से हटके क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हाँ। आपको कहीं व्यापम के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो आप उनको लगाइए, क्योंकि वो आपको हो सकता है कि हिस्ट्री में ऐसे ऊट-पटांग क्वेश्चन के लिए आपको मिल सकते हैं, और वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बाकी लूसेंट बेस्ट है, आप लूसेंट ही पढ़िए। एक काम और ये भी हो सकता है कि जैसे हम खुद ही अपन डिस्कस करते हैं, तो जो यूपी का पेपर हो गया, ठीक है, राजस्थान के हाँ, पेपर हो गए, तो अदर स्टेट के भी जो बिल्कुल, पीएससीज में क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी लीक से हटके ही रहते हैं, तो अपन उनको भी लगा बिल्कुल। सकते हैं। ठीक है। तो अगर हुँ। यूनिट 2 की हम बात करें, तो इसमें मैंने एक और चीज देखी थी कि आप जो लूसेंट आप देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम में येलो वाली जो रहती है, इसके अलावा एक छोटी सी लूसेंट आती है। ठीक है। तो वो हाँ, छोटी सी लूसेंट में क्या रहता है, पूरा समराइज जो फॉर्म में रहता है कि अगर हम जो हम्म। डायनेस्टीज हैं तो उनके किंग जो हैं उसका एक टेबल दिया है, जो अपने जिनको किनको टाइटल क्या क्या मिला है। ठीक है। कि बिल्कुल। अपन देख रहे हैं कि राजा राम मोहन राय का टाइटल क्या है, महात्मा गांधी का टाइटल क्या है, तो उनके एक पूरा दिया गया है। ठीक। तो इस तरीके से पूरे टेबल हुँ, दिए गए हैं। कांग्रेस के कब कब सेशन हुए तो उनकी एक पूरी लिस्ट दी गई है। तो वो छोटी बिल्कुल, लूसेंट है, वो आपको काफी डिटेल्ड में चीजें दे देगी जो टेबल फॉर्म में है, तो वो आपको उसमें एक बार नजर बनानी है। तो जिन्होंने अभी तक वो छोटी लूसेंट नहीं देखी है, तो वो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो। तो बाकी अगर इंडियन हिस्ट्री की हम बात करें, तो लूसेंट विल बी अ गुड ऑप्शन। ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में जो ज्योग्राफी की हम बात कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के लिए भी अपनी सेम ही बुक लिस्ट रहेगी जो अपन ने यूनिट 1 में डिस्कस करी। हाँ, पर इसमें अगर आप बिल्कुल। और भी चीजें जो देख रहे हैं कि हम पहले के टर्म्स में देखते थे कि अगर हम देखते हैं कि जो अपना नेशनल हाईवे वगैरह हो गए, तो एक पूरा ट्रेंड चला आया है कि यूट्यूब पे आप हुँ, देखोगे तो 50-50 एक-एक घंटे के क्या मिलते हैं आपको, सिर्फ नेशनल हाईवे रटवा रहे हैं। पर इस बार जो है उन्होंने इसको भी चेंज किया है। ठीक है। तो हुँ, अपन को उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको जो ट्रेडिशनल तरीके से जो चल रहा था पेपर पुराने, उसमें भी अब जो है एमपीपीएससी अपना लेवल बढ़ा रहा है, तो आपको डीप स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक। अगर हम बात करते हैं यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 में सर एक बार आप बताइए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह जो है वो किस तरह से करें, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है इस बार एक्चुअल में ऐड किया गया है। ठीक है। तो अनिल सर आप हम्म। बताइए थोड़ा इसके बारे में। वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले भी आता था सर, क्वेश्चन उसके आते थे, लेकिन अभी उनने क्या है कि एक सेपरेट यूनिट ही बना दी उसकी, अब मेंशन इंडियन कर दिया ज्योग्राफी उसको। वर्ल्ड, मतलब हाँ पूरा अलग से मेंशन कर दिया, लेकिन क्वेश्चन तो आते ही थे उसके। सर इसके लिए सबसे सही बुक है जो मुझे लगी है वो बर्नेवाल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी, अपडेटेड बुक है वो अभी। आप उसको पढ़िए, वही आपके प्री के लिए है, वही आपके मेंस के लिए है। इंटरव्यू में यदि आपको पढ़ के जानी है तो वो आपके इंटरव्यू के लिए, सिर्फ एक ही बुक पे आप स्टिक रहिए। बर्नेवाल सबसे बेस्ट बुक है, और आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन तो आपको लगानी है प्रीलिम्स में। भाई इसके हुँ, अलावा इसमें अलग से कुछ नहीं करना है कि हमें कुछ अलग से कोई सी बुक हमें सोर्स लाना पड़ेगा, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं लगेगी। यदि आप लूसेंट पढ़ते हो तो आप लूसेंट में ज्योग्राफी कह रहे इतनी दी नहीं है, लेकिन कम दी है, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे तो टेबुलर फॉर्म में थोड़ा दिया हुआ है उसमें, तो आप उसको देख लेना थोड़ा बहुत। बाकी मेन बुक तो हमारी बढ़ने वाली रहेगी, और आप तो उसी को अब उसी पे स्टिक हाँ, इसमें उसी भी से जो stick छोटी कीजिए। वाली लूसेंट है ना, उस छोटी लूसेंट में भी आप देखोगे कि कहाँ पे क्या माउंटेन्स दिए हैं, वो देश का नाम दिया गया है, हम्म। कौन सी रिवर है, हुँ, मेजर जो सिटीज हैं वो दिया गया है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। तो ऐसे जो अच्छे क्वेश्चंस भी आपके बन सकते हैं वहां से, तो वो टेबुलर फॉर्म में भी छोटी लूसेंट जो है वो उससे अपनी ज्योग्राफी के भी अच्छे पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। प्रवीण सर आप कुछ जैसे कहना कि सर चाहेंगे इस पे? इसमें तो जो सर ने बताया आपको, अनिल सर ने,
एस बर्नवाल का, तो वो सबसे बेस्ट है। बाकी जो सामाजिक भूगोल जिसमें लिखा है उसमें आप हो सके तो सेंसस ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर एक बार रीड जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ क्योंकि थोड़ा बहुत भी डेटा गलत हुआ तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आती है इसका सामाजिक भूगोल वाला। क्यों सर? और फिर इसके अलावा जो हिंदी की और इंग्लिश की जो लूसेंट होती है, आप हिंदी भी प्रेफर करो, क्योंकि हिंदी की जो लूसेंट है वो भी बहुत बेस्ट मानी जाती है। अगर दोनों से पढ़ोगे तो ज्यादा कंपेरेटिवली हिंदी ज्यादा सही लगती है वैसे, अगर वर्ल्ड वाला ज्योग्राफी पढ़ो तो आप। हाँ, और और इसके अलावा जो इसका अपना अच्छा हिंदी में थोड़ा कंपैरिजन भी डिटेल देख में दिया सकते हुआ हैं है। अपन। ठीक है, अगर कंपैरिजन डिटेल में देखना है दिया है किसी थोड़ा को, हिंदी वाले में। हाँ, अगर कंपैरिजन देखना है हिंदी और इंग्लिश लूसेंट में, तो आप उसका मॉडर्न हिस्ट्री खोल के देखिए। ठीक है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में इंग्लिश में कैसा दिया है और हिंदी में कैसा दिया है। ठीक, तो मतलब अपन को हिंदी की लूसेंट पे भी नजर बना के रखनी है, तो वो काफी हिंदी की बेनिफिशियल लूसेंट पे रहेगा। आपको नजर। ठीक है सर। फिर अभिषेक सर, हिंदी की यहाँ पे भी अपन वर्णमाली लेंगे ना यूनिट 4 हाँ के मतलब लिए? बढ़वा ही लीजिए, पर अगर जैसे बहुत सारा क्या रहता है ना कि जैसे अपन लूसेंट में देखते हैं, तो लूसेंट में क्या करता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट का आप एक मतलब प्रॉपर अलग अलग कॉन्टिनेंट जैसे होते हैं ना, उसमें एक प्रॉपर तरीके से आप उनको वो बनाइए कि वहाँ कौन सा पर्वत है, कौन सी नदियां हैं, कौन सा है, उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। क्योंकि आप उसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि हाँ मतलब एशिया में ये पाया जाता है, यूरोप में ये है, तो ऐसे जब भी करेंगे अपन तब समस्या आती है। आप पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट उठाइए और उसकी सारी चीजें देखिए कि कौन सी घास है, किस प्रकार की जलवायु है, कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो इससे ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, जो वन वगैरह दिया हुआ है, तो अभी तो भारत के लिए सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आ गई है, तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसको वहां से भी पढ़ना है। क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, अभी जैसे टाइगर सेंसस हुआ, टाइगर सेंसस का भी देख लेना थोड़ा। इसके अलावा है ना, ज्योग्राफी में ये रहेगा कि आप है ना वो क्या एटलस जरूर पढ़ना है। या तो आप वो स्कूल वाली ले आई या फिर वो ब्लैक स्वान वाली, कोई सी भी एटलस रहे, लेकिन आपको उससे क्या है कि पर्वत वगैरह नदियां क्या कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, सब आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आप वो मैप से 2-3 क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए और एटलस को आप आराम जरूर से देखिए जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और सर एक चीज, एमपी से रिलेटेड जो भी अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो mygovernmentmp.com जो वेबसाइट है, अगर उस पर कोई क्वेश्चन आता है तो उन्हें जरूर कंपाइल करके रखना, क्योंकि वहां से सीधा ही पूछ सकते हैं वो लोग। जैसे कल ही मैंने डाला, कल ही अपन ने अपने टेलीग्राम पे डाला था कि लड़का जो रेविलियन था उसमें बुद्धू भगत जी जो थे, हाँ। उनके बारे में भी हाँ। वो आ सकता है। तो मैंने उसको फिर सर्च करके ये भी डाला कि कब हुआ था ये। ठीक है, तो ये सब चीजें भी अपन शेयर कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम जो है उसमें भेजती रहती है। ठीक है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, जो इस तरीके के जनसंपर्क एमपी के कुछ करंट आ जाता है, कुछ हम देखते हैं कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है डाल देता है, तो वो सारे जो कटआउट्स हैं वो भी अपन टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में अपना एमपी की पॉलिटी और एमपी का रहेगा इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है सर? बुक्स तो अपनी सेम ही है, पर इसमें आप एक्स्ट्रा बता दीजिए कि जो जनगणना है मध्य प्रदेश की, इन सब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कहाँ से कवर करें अपन? जनगणना में आता है कि अभी ग्रोथ रेट क्या थी, जैसे कि वो है ना, क्या पिछली बार क्या पूछ लिया था उनने कि वो 2001 से 11 तक की क्या मतलब ये क्या थी, ग्रोथ रेट क्या थी, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है, उसमें कितनी ग्रोथ रही, किस डिस्ट्रिक्ट में एमपी में सबसे ज्यादा रही, किसमें कम रही, या फिर किसका मतलब लिटरेसी रेट ज्यादा है या फिर सेक्स रेशियो ज्यादा है, जैसे बालाघाट का ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल वाले ही रहेंगे इसमें, ऐसे कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के जरूर जाना क्योंकि क्वेश्चन हर बार आता है। पर यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसका, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत अपन होते हैं इसमें सेंसस को देखते हैं तो हमें ये भी पढ़ना रहता है कि सपोज कि अपन कुछ बर्थ रेट की ही बात कर रहे हैं, लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, तो लिटरेसी रेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले है। ठीक, फिर अपन को पूछा जाएगा कि एससी के लिटरेसी रेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एसटी के में कौन सा है, चाइल्ड की अगर हम बात करें तो 0 से 14 में कौन है, रूरल अर्बन। हाँ, रूरल अर्बन। तो ये जो है कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है, तो ये आपको रिवीजन जो है वो अच्छे से करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे एक चीज ये बोलना चाहूंगा मैं कि जैसे ये जो यूनिट 5 में पार्ट ए दिया है ना, पार्ट ए दिया है यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो जनरली आपने पिछले 2 साल से देखा होगा कि राज्यपाल, मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो किस जगह से हैं या कहाँ रिलेट करते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा, आप कहीं से पर्टिकुलर हर एक मंत्री का
हर एक राज्यपाल का और हर एक मुख्यमंत्री जो भी हैं उनका आप पूरी हिस्ट्री निकाल के रखिएगा। अगर आपको ये चीज नहीं मिलती है तो आप आप तथ्यवाद की जो मंथन बुक है उसमें मिल जाएगा आपको ये वाला कंटेंट, जहाँ पे आपको प्रॉपर सारी चीजें मिलेंगी। आप इसको आराम से निकाल लीजिएगा क्योंकि लगातार 2 साल से ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इस बार भी संभावना बनती है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, कि इस बार पूछ और लिया था आपको ना क्या, कि हाँ कौन से गवर्नर जो सर थे इसमें मेरा वो एक हरियाणा के थे। पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम्म। जिसमें जो एमपी की पॉलिटी है उसमें जो एमपी की जो साइट है जो वहीं अगर रीच करके अगर आप एक बार देखोगे तो उस चीज के बारे में अबाउट में जब देखोगे तो वहां पर सारा का सारा जो मोहम्मद इसका सीक्वेंस है ये आपको सारा मिल जाएगा उसमें। एक बार क्वेश्चन आया था, एक सीक्वेंसिंग वाला आया था कि किसे सबसे पहले किसका प्रेजेंटेशन होता है, एक सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया था हम लोगों को। तो वो क्वेश्चन हाँ सचिव सीधा का वाला सीधा स्पीकर हम लोगों वाला, ने स्पीकर वाला आया था वो। हाँ हाँ वो डायरेक्ट वो साइट पर मिल गया था, तो आप एक बार रीच जरूर कर लेना उसके, कौन सी साइट है सर, एक बार नाम बता विधानसभा देना। वाली उस पे साइट पे, नाम कौन सी साइट एमपी का की नाम? ऑफिशियल साइट पॉलिटी अच्छा। वाली विधानसभा की। ठीक है, हाँ चलिए। तो अपन अब और आते इसमें हैं। हाँ हाँ सर, सर बताइए बताइए। एक बार इसमें और था कि जैसे कि ये राज्यपाल मंत्रिमंडल, ये जो राज्यपाल को आपको है ना पहले से आखिरी तक कब तक कौन था पूरी लिस्ट आपको रट के जानी है। हम्म। इसमें हाँ एक्टिंग कौन था, मतलब एक्टिंग राज्यपाल कौन था, आपको ये भी देखना कि कभी कभी ऐसे पूछ लेते कि एक्टिंग कौन था, हम्म। मतलब जो फुल टाइम नहीं थे एक्टिंग थे वो पूछ लेते हैं वो। दूसरा है कि मंत्रिमंडल जो हमारा रिसेंट वाला आपको पूरा रट के जाना है। हाँ, कि कौन। मंत्रिमंडल में अभी कौन कौन क्या क्या है। हम्म। विधानसभा में आपको स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अभी कौन है, प्रोटेम कौन, प्रोटेम स्पीकर कौन था, ये सारी चीजें आपको करके जानी पड़ेगी, क्योंकि इनसे पूछ सकता है हाई कोर्ट में कितने जज, हमारे एमपी में कितने सैंक्शन वो है, कितनी लेंथ है उनकी, तो ये हम्म। आपको सब देखना पड़ेगा। और जब भी हम बिल्कुल। बात करते हैं ना कि जब राज्यपाल सीएम वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो एक लिस्ट तो आपको सीएम का भी। याद करनी ही है, पर प्रमुख घटनाएं भी याद करनी है। कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि एमपी का जब विभाजन हुआ था सन 2000 में, तो चीफ मिनिस्टर कौन थे, तब गवर्नर कौन थे। हाँ ठीक है। और जैसे जैसे इमरजेंसी का टाइम का। हाँ, हाँ इंडिया की बात करते हैं तो सपोज 1991 की बात करें तो जब रिफॉर्म्स आए थे तब प्राइम मिनिस्टर कौन था, प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये जो मेजर इवेंट्स रहते हैं और उन किसके टाइम पे हुआ, तो ये भी आप अपनी जो लिस्ट बनाएंगे उसमें प्रेफर करते जाना। ठीक है, और चलिए। एक और सर, जैसे कि एक और थोड़ा सा और है इसमें कि हम्म। हमारा सेकंड वाला उसको ऊपर करिए सर आप, थोड़ा हम्म। पंचायती राज वाला। जैसे हम्म। पंचायती राज में आपको क्या करना है कि जो भी आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, जैसे कि बजट किस में पेश करते हैं, वो कौन सा आर्टिकल से वो बनाते हैं, फाइनेंस कमीशन किस में बनता है, अभी हमारे एमपी में कितनी ग्राम पंचायत है, कितनी नगर पंचायत है, ये आपको सब करना है। जैसे कि अभी 4 तहसील, शायद वो 4 नगर परिषद बनी है सर, अभी आज ही आया था, तो आपको ये करके जाना है पूरा कंप्लीट। आप आर्टिकल जितने भी आर्टिकल है 243 240 जी से ओ तक जो भी है पूरा आप करके जाना, उसको रट के जाना पूरा। ठीक है। ठीक। अगर अपन यूनिट 6 की बात करें, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी की, इसमें अगर हम देखते हैं कि लूसेंट ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि पॉलिटी तो काफी अच्छा दिया है। पर जहां तक मैं मानता हूं कि जो अपने टॉपिक्स दिए हैं, कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 देखें अगर हम, ठीक है, तो ये लूसेंट से भी पढ़ा है और हमने बाकी जगह से भी पढ़ा। तो इसमें मेरे को फर्क दिखा कि यार लूसेंट में पॉइंट्स तो थे, ठीक, 1919 और 1935 में, पर हम देख रहे हैं कि लक्ष्मीकांत को अगर जहां पे देखा था, क्योंकि दो ही तो थे अपने 1919 और 1935, तो इसमें लक्ष्मीकांत जब देखी थी ना तो मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो डिटेल में मिले, जो कि मेरे को बिल्कुल। लगा कि यार इसमें वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। तो सिर्फ अगर हम बात करें पॉलिटी और इकोनॉमी की, तो सिर्फ लूसेंट नहीं, पर जो जितने पॉइंट्स मेंशन्ड है कि राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, अपना ये जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो इसके लिए लक्ष्मीकांत जो है वो आपको प्रेफर करनी है। अब इतना टाइम नहीं है अपने पास में, अगर अपन 65 दिन की बात करें तो पूरी लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी भी नहीं है, पर जितने टॉपिक्स मेंशन है वो अगर आप लक्ष्मीकांत से देखेंगे तो उसमें आपको फायदा ही होगा। अभी आप ठीक। शुरू वाले जो है ना सर, शुरू हम्म। वाले जैसे 1919 का जो एक्ट है और 1935 वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला चैप्टर है वो, आप बस ये दो ही पढ़ लीजिए उससे। और आप संविधान सभा वाला जो टॉपिक है ना, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो सेकंड चैप्टर है उसमें लक्ष्मीकांत में। आप ये दो, हाँ सेकंड वाला पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें वो ये भी दिया है कितने सेशन हुए थे, कब क्या कौन बना था, पूरे टाइम लाइन दी है उसमें, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते, कहीं इतना अच्छा कहीं और आपको मिलेगा नहीं वहाँ। जैसे लूसेंट में भी आपको मिलेगा तो थोड़ा बिखरा हुआ मिलेगा, लेकिन वो लक्ष्मीकांत में क्या पूरा सीक्वेंस में पूरा दिया है, तो आपको वो बहुत सही रहेगा। तो आप संविधान सभा आप वहां से पढ़ लीजिए, सेकंड वाला चैप्टर है शायद वो लक्ष्मीकांत का। देखिए, ये जो था अपन ने एनालिसिस था, ये सबसे पहले जब टेलीग्राम चैनल बनाया था अपन ने, तब मैंने ये खुद से करके डाला था।
ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो पहले पास्ट में देखें तो 2016 में 6 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 9 क्वेश्चन आए थे इकोनॉमी से। फिर उसके बाद में 18, 19, 20 की अगर हम बात करें तो 1 और 2 क्वेश्चन आया था सिर्फ। ठीक। और अभी भी अगर हम देख रहे हैं तो पिछले बार 2020 में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी इकोनॉमी से आपको खास कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो इकोनॉमी के लिए अपन को क्या करना चाहिए कि इकोनॉमी है तो इंपॉर्टेंट, अब एमपीपीएससी के ऊपर है कि वो कितना क्या ले सकती है। ठीक है, कि एकदम से कहो इकोनॉमी के क्वेश्चन डाल दिए और हम ये सोच के जाएं कि यार इकोनॉमी तो पहले आ नहीं रही तो इस बार भी नहीं आएगी, तो ये सोचना भी गलत रहेगा, है ना। तो जितने ये जो टॉपिक्स दिए हैं उनके लिए क्या करना है अपन को, आरबीआई हो गया, सेबी, एनएसई। देखो इनके लिए इसके लिए तो नॉर्मल तरीके से, हाँ बोलिए बोलिए। जो नॉर्मल तरीके से है, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कैश बैंक, ये जितने भी बैंक है, इनमें नॉर्मली क्या होता है कि अपन को पूरा का पूरा डेटा मिल ही जाता है। तो हाँ। ये कहीं भी इसमें समस्याएं नहीं आएंगी। आप नॉर्मल कोई सा भी कहीं से भी ऑथेंटिक डेटा उठाइए और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, डेट वाइज क्या क्या ऐसी चीजें हैं। समस्या इकोनॉमी में कहाँ आती है, वो कई बार ऐसा डेटा पूछ लेता है ना कि किस तरीके का रेट है। बैंकिंग सेक्टर में पूछ लेता है बेस रेट क्या चल रहा है, आरबीआई ने क्या क्या वो किया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी पड़ेगी। बाकी अगर आप नॉर्मली लूसेंट को किसी भी रेफरेंस बुक या फिर लूसेंट से पढ़ते हैं तो लूसेंट से बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, पर अपन को थोड़ा सा रीच आउट करना पड़ेगा अलग अलग चीजों में कि कहाँ से क्या चीजें करंट में हुई है, क्योंकि जो भी इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेंगे बेसिकली वो करंट लेवल पे ज्यादा जाएंगे और करंट से ही बनने के चांस रहते हैं। तो ये चीज कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए। बाकी इकोनॉमी के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लूसेंट पढ़िए और थोड़ा सा करंट देखिए उसका। अब जैसे अभी 2 दिन पहले ही आरबीआई ने अपने पूरे निकाले कि क्या चेंज कर हाँ। रहे हैं वो, तो अभी तो वो सारे रेट्स जो है वो सेम ही है ना। सेम ही है अभी तो। इसमें क्या है कि जैसे कि आप लूसेंट पढ़ते हैं सर, तो लूसेंट पढ़ते टाइम में आप सीआरआर कितना, एसएलआर कितना, आप लिख लीजिए वहीं की वहीं। क्या बिल्कुल। इतना कोई बड़ी बात नहीं है सर उसको लिखना, आरबीआई वगैरह सब दिया हुआ है वहाँ पे भी। बाकी हम्म। करंट वाला आप थोड़ा सर से मान लीजिए, और बजट आप पढ़ के जाइएगा थोड़ा, अलॉट कितना हुआ एमपी और इंडिया दोनों का। हाँ, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ना कि मतलब कि मनरेगा को हाँ कितना फंड दिया था, है ना, तो इस तरीके से हाँ। क्वेश्चन आपको देखने पड़ सकते हैं। और यही है कि इकोनॉमी वाली स्कीम्स जो एमपी की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप स्कीम्स आप देखिए, एक दो क्वेश्चन उसके भी हाँ। बनते हैं कहीं कहीं पे, आप उसको देख के जाइए। तो बाकी बस यही है, ज्यादा इकोनॉमी में है नहीं। हम्म। कभी 5 पूछ टेबल लेगा, बनी 6 हुई पूछ है लेगा, कभी वैसे, 1 ही पूछेगा। हाँ सर, प्रवीण सर लूसेंट में मिल बताइए। जाएगी टेबल उसकी पूरी की, लूसेंट बहुत है। कौन सा कब। हाँ लूसेंट हाँ, पूरा सफिशियंट है सब मिल इसके लिए। जाएगा वहाँ। हाँ, उसके लिए ठीक है, ज्यादा वो करने ठीक का। है। और कोई इनपुट सर, प्रवीण सर? नहीं नहीं, इससे इसके ज्यादा, इससे अलावा तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ। ठीक बाकी है। तो आप गूगल करिए, जो भी हो गूगल करके सारा सब कुछ आप मिल स्कीम जाएगा आपको। स्कीम्स पढ़ के जाइए बस, ये अलग से यही पढ़ना है लूसेंट के अलावा अपने को। स्कीम कब आई थी, बस यही पढ़ना है इकोनॉमी में। ठीक है। हाँ। अब सबसे क्रिटिकल यूनिट जो है यूनिट 7 की बात करते हैं, तो एक कोई किताब इसके लिए नहीं होगी, पहली बात तो। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अगर बेसिक सिद्धांत या हम मौलिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें जो है अभी मैं खुद भी पढ़ा रहा हूं, तो ये यूनिट 7 चल रही है मेरी। तो इसमें हम्म। मैंने क्या किया है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, तो उसमें कि न्यूटन्स के लॉ क्या होते हैं, ठीक है, कि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया क्या होता है, बायो में अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, और केमिस्ट्री हाँ। में कि कौन सा एलिमेंट जो है किसकी वैलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो बेसिक्स रहता है, क्योंकि अगर आप खुद भी देखेंगे ना तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो आप 2019 का सिलेबस अगर देखोगे तो उसमें भी जब पोर्शन लिखा था तो उसमें लिखा था कि यार 10th तक की आपको जो बेसिक है वो आना चाहिए, उसमें हाँ मेंशन्ड था उस सिलेबस में कि आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। अगर वो चाह रहे हैं कि यार आप लोग इतनी बड़े पोजीशन में जाने वाले हो तो आपको इतनी बेसिक ऑफ साइंस तो आनी चाहिए। ठीक है, कि कल के दिन अगर आप कोई अधिकारी बन के अगर कहीं फील्ड में जाते हो और आपको सॉइल की का निरीक्षण करना है और आपको उसका पीएच ही नहीं पता हो कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो वो एक ड्रॉबैक रहेगा। तो इसलिए एमपीपीएससी खुद ही आपसे एक्सपेक्ट करती है कि 10वीं तक की आपको साइंस जो है वो आनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो लूसेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए तो सही रहेगी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के हम्म। हाँ, लिए। उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। तो बाकी अगर हम देख हम्म। रहे हैं कि जो अपना ये है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, तो इनके लिए आई थिंक कि जो करंट बेस्ड है वही बेटर होगा, बिल्कुल। हाँ सर। है ना। क्योंकि इसके कोई ऐसी बुक हाँ। तो है नहीं सर अभी कि कोई हमको बुक मिल जाए जहाँ से हम पढ़ लें। जैसे कि सर इसमें एक टॉपिक है, जैसे न्यूट्रिशन फूड, ये वाला, ये तो बायो में पढ़ लोगे आप उसमें, हम्म। लूसेंट से पढ़ ही लोगे आप। अब जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, इस पे हम थोड़ा काम करेंगे, इसको हम यदि हम भी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे कि हेल्थ और पॉलिसी प्रोग्राम से, जैसे कि आप एमपी वाली या फिर जो भी इंडिया वाली बुक पढ़ोगे आप, तो वहीं पे आपको स्कीम्स मिल ही जाएगी।
अब इसको ऐसा देखोगे तो आप उसको छोटा करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन आप उसको ऐसा बहुत देखोगे कि यार इसमें तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। इसको हम छोटा करके और इस पे हम थोड़ा अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे यूनिट के लिए हम, क्योंकि आएंगे ठीक इससे भी है। क्वेश्चन। हाँ, तो अपन जो है और पढ़ रहे हैं साथ में ही, तो अपन इसको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक। और हाँ जैसे अगर हम देख रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, इससे अभी खास कोई क्वेश्चन आया नहीं है 2020 में, अब आया नहीं है नहीं सर। आएंगे। है ना? और अभी तक सर जो भी क्वेश्चन आए हैं ना, या तो देखो आपने देखा होगा एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा था, या फिर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, मतलब इजी से ही क्वेश्चन थे। और अगर वहां आप इजी को भी एकदम टफ बनाकर करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। तो आप आप ये जैसे कि जितने भी यूनिट है दिखने में एकदम बहुत टफ है, यहाँ पर इतना इजी इजी क्वेश्चन आता है उसमें, बस आप जनरली कंफ्यूज इजी नहीं होना क्वेश्चन ही इसमें। बनते हैं इसमें। हाँ। हम्म। इसमें क्या है कि जैसे इन्वायरमेंट, हाँ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम, आप घटना चक्र लाइए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है, उसके क्वेश्चन लगा लीजिए, हाँ बस क्वेश्चन क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, ये हम्म। वाली यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। इससे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। हाँ, मैं इन्वायरमेंट इसी में को तो पढ़ के घटना जाता चक्र था। बहुत अच्छी है। बहुत मैं खुद। अच्छी है वो। हम्म। आपको आपको न्यूट्रिशन फूड या न्यूट्रिएंट वाला, ह्यूमन बॉडी वाला आपको बायो में पढ़ लोगे आप। इसके बाद में हेल्थ वाला आपको करंट में मिल ही जाएगा, एमपी की बुक में मिल जाएगा, जो हम पढ़ेंगे। बाकी हमारा एक बच जाएगा कि जैसे कि इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ये मेंस में है वैसे तो, हाँ, ये लेकिन जो यहाँ है पर ये भी मैंने दिया था पढ़ा उनके दिए हैं। लिए हम। ठीक है। इसके जो हाँ सर ने टेलीग्राम भी पढ़ा चैनल है, दिए हैं। वहां पे नोट्स मिल जाएंगे इसके। और बाकी ये पढ़ाया है, तो इसमें देखो जैसा मैंने फील किया कि मेंस में भी है और ये यहाँ पे प्रीलिम्स में भी है। तो मेंस में हम देख रहे हैं, तो मेंस में आपसे ऐसा पूछ सकता है कि इसके वर्किंग क्या है, ठीक है, या इसके मेजर क्या है, मिशंस क्या है। पर अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन आपका यही आएगा कि ये कब बना था, ठीक है, इसका मेजर अचीवमेंट क्या है, कि जैसे हम इसरो का देखें तो गगनयान, चंद्रयान, मॉम, ये सब पूछ सकता है। डीआरडीओ से पूछ सकता है कि मिसाइल्स, अग्नि मिसाइल क्या है, पृथ्वी मिसाइल क्या है। डीआरडीओ 70 के। बना का फुल हाँ। फॉर्म ऐसे ये सब हाँ, पूछता है और वो। उसका मोटिव क्या है, कि बलस्तु मूलम विज्ञानम, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और बाकी डायरेक्टर कौन है, ये सारी चीजें हमने प्रीलिम्स में कवर करी हैं। ठीक है। तो आपको इसमें बेसिकली यही देखना है। और इसकी जो साइट पे जाते हैं, तो हमने लेक्चर में साइट्स को भी कवर किया है कि आप साइट में जाते हो तो मेनली देखना क्या है आपको, क्योंकि यार साइट में जाओगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सबका कुछ ना कुछ दिया रहता है, तो अबाउट में जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक। तो जैसे इसमें। लास्ट ईयर क्वेश्चन था ना, इंडियन हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे वाला था, हाँ। वो तो आपको हाँ लूसेंट की बुक में भी मिल जाएगा, वहां पूरी लिस्ट जो बनी हाँ। थी हाँ। वहां से डायरेक्ट आ गया था बाकी मतलब। इसके 2-3 टॉपिक है 7th यूनिट के सर, वो उनका अपन अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। बाकी सब तो आपका नॉर्मल वाले ही है, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल लूसेंट वगैरह में, वही सब कुछ है। ठीक है। करंट के लिए क्या करना है सर? करंट के लिए नॉर्मली आप स्पीडी पढ़िए। स्पीडी ही है जिसमें नॉर्मल तरीके से सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और मध्य प्रदेश के लिए कहीं से भी आप प्रॉपर देख लीजिए कि कहाँ से कैसे करंट है, क्योंकि रोजगार निर्माण तो है ही है, उसमें भी थोड़ा बहुत करंट मिल जाता है अपन को। और कोई ना कोई जैसे मान लीजिए एमपी में आप साइट से चेक कर लीजिए कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, क्योंकि जनरली योजनाओं से क्वेश्चन ही आते हैं। थोड़ा सा स्पोर्ट्स एमपी का उठा लीजिए तो एमपी के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं 2-3, और 2-3 बनते हैं क्वेश्चन अपने योजनाओं से। तो यही बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो एमपी के लिए तो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन स्पीडी में आपको जनरली चीजें मिल जाएंगी सारी। रोजगार निर्माण में हाँ मिल बाकी जाएगा एमपी रिलेटेड करंट तो। हाँ, जैसे कि अपन ने इंग्लिश मीडियम का भी अपन कर ही रहे रोजगार निर्माण वाला, हम्म। हाँ। तो वो हाँ वो सब तो हो ही जाएगा। बाकी करंट पे इतना मत करो आप, एक बार 17 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो उसके बाद कभी ज्यादा इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो आप करंट तो स्पीडी जैसा ही मैं पढ़ना। समझता हूँ कि बाकी आप हाँ एक एक दो दो हाँ घंटे आप, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हो हाँ जितना वैसा भी, भी तो नॉर्मल हाँ उस देते तरह रहिए। से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर अपन एज अ जो यूनिट मेन यूनिट हाँ करंट को जो कंसिडर मेन करेंगे कोई तो वो सही नहीं होता है। हाँ, अरे बाकी आप ऐसे स्पोर्ट्स का पूरा अच्छे से क्वेश्चंस करके पे, जाना। हम्म। और बताइए। क्वेश्चन ऐसे जैसे ही कि आए हमने सर जो मतलब हमेशा सबके सामने रहे, जैसे कि म्यांमार कूप वाला क्वेश्चन देखा होगा आपने, वो हम्म, हमेशा ही मतलब सामने ही था सबके, ऐसा हम्म। कोई अलग से नहीं था कि वो किसी से बना नहीं, वैसे वो न्यूज में था कोई तो टफ सबको क्वेश्चन लग गया आते था। भी नहीं है। हम्म। हाँ कोई ऐसा टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है सर, तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, आप स्पीड ही पढ़िए। स्पोर्ट आप अच्छे से करके जाना। पहला भारत वो किसको मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अभी नाम चेंज कर दिया है। हम्म। ये सारे आप देख के जाना, अर्जुन अवार्ड किसको कब मिला है, सब आप लिस्ट बना के रखना, क्योंकि स्पोर्ट के क्वेश्चन एक बार शायद 18-19 में आए थे ना सर, बहुत ज्यादा आ गए थे। हाँ 18-19 में हाँ आए थे। हाँ, तो एक स्पोर्ट वाला आप अच्छे से करके जाना। बाकी करंट में यदि बहुत ही ज्यादा टफ पूछा तो किसी से नहीं बनेगा, आपको शो थोड़ी करके आने वहाँ तो जैसे पे। इस अगर बात को अपन भी आप ध्यान में स्पोर्ट्स की रखिए कि बात आप कर रहे हैं, पूरा तो 2017 में आए थे, 11 क्वेश्चन आ गए थे 2017 हाँ में स्पोर्ट्स के। ठीक है। बाकी तो फिर 6-6 आए थे 2020 की भी अगर हम हाँ बात कर रहे हैं, तो यूनिट 8 से टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो उसमें स्पोर्ट्स का तो कुछ होगा शेयर।
ठीक है, पर सही था वो। यूनिट 9 का क्या करना है सर? यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे ना कोई किताब अवेलेबल है इसके लिए, और जैसा कि अगर हम देख रहे हैं कि अपन ने जो पढ़ा था तो बहुत सारे पब्लिकेशंस ने अपनी यूनिट 9 निकाली थी, पर आई डोंट थिंक कि वो कुछ उससे आया या फिर वो बेनिफिशियल रहे। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूनिट 9 में हम किताबें देख रहे थे कि उसमें सेमीकंडक्टर क्या है, डायोड वायोड की बात कर दी गई थी, तो वो काफी डीप हो गया था, तो उससे फ्रूटफुल नहीं रहा, टाइम ही वेस्ट हुआ है लोगों का। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना चाहिए? ये मोस्टली पूरा गूगल बेस्ड है और करंट बेस्ड ही आएगा इससे। सर बिल्कुल। ऐसा है कि देखिए, जैसे कि एक यूनिट है, आप कोई सी एक बेसिक बुक ले आइए जो छोटी हो, एकदम छोटी हो, जिसमें कि आपको जैसे कि बेसिक मिल जाए। एआई का फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप वही नहीं बता पा रहे हो तो फिर क्या है? आपको एक बेसिक बुक तो रखनी पड़ेगी, छोटी वाली, जिसमें कि आप इसको पूरा एक बार पढ़ लो। यूनिट 9 की बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, आप कोई सी भी जो आपको पसंद आए, निर्माण आईएएस की हो, किसी की भी हो, आप किसी की भी ले लीजिए। ये बुक आप ले लीजिए, एक बार उसको गो थ्रू हो जाइए उससे पूरा। इसके बाद में जैसे ई गवर्नेंस है, तो आप गूगल करिए ई गवर्नेंस इन इंडिया, यूपीएससी के बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे, दृष्टि के आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएंगे। उनने क्या किया कि बहुत सारी स्कीम्स अभी ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या चल रही है, वो पूरी आप लिस्ट बना लीजिए उससे। साइबर सिक्योरिटी का भी ऐसे ही है, आप इन टॉपिक्स को, एआई का भी ऐसे ही है, आप वहां पे सर्च करिए, आगे लिखिए यूपीएससी, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे उसमें। आप कोई सा भी एक अच्छा सा आर्टिकल देख के उसका पूरा नोट डाउन कर लीजिए कि स्कीम अब कब आई थी, कौन सी स्कीम। ये बस सिंपल है। सोशल नेटवर्किंग साइट में क्या है, फेसबुक कब बना था, यूट्यूब कब बना था, गूगल कब बना था, ये है, सीईओ बड़ी कौन है कंपनी अभी कौन सी, इसके? छोटी कौन है, बस इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप बहुत सारी तो आपको किसी बुक में ही मिल जाएंगे मैक्सिमम चीजें। बाकी बची हुई आप थोड़ी बहुत सर्च कर सकते हैं इसके लिए, मतलब अपन बाकी इसमें ज्यादा कुछ। इसको समराइज करें तो यूनिट 9 जो है वो हमें खुद से ही ज्यादा प्रेफर करनी है, हाँ, कुछ कि सही, आप खुद से ही बिल्कुल। अलग अलग आर्टिकल्स जो हैं गूगल वो करो आप। पढ़ें तो वो अच्छा रहेगा। हाँ। ठीक है, यूनिट 10 की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उसके लिए लक्ष्मीकांत ही बेटर है, और हर साइट जो हर कमीशन है उसका आप जाओगे तो उसकी जो ऑफिशियल साइट रहती है वहां पे आपको सब मिलेगा इसका। अभी हम पिछली बार भी जब देख रहे थे कि इनको न्यूली ऐड किया है तो हम बहुत सारा डीप में भी पढ़ के गए थे, पर क्वेश्चंस नॉर्मली आए थे कि फर्स्ट कौन है, नॉर्मल वुमेन है। कौन है, अभी का कौन है। हम्म। ठीक है, तो इनको जो है आपको उसी में जाना है। ठीक, तो उनकी जो बाकी ये बेसिक क्या, बुक है, हाँ। आदि, हाँ, समझ में नहीं आता हो तो लेक्चर भी डले हैं हमारे, आप वो लेक्चर भी देख हाँ सकते हैं विहांस इंस्टीट्यूट पे। ठीक है। बाकी देखिए, इसमें आप जैसे कि आप इसका कुछ एक एक बेसिक बना लीजिए, आप जैसे कि इसके सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 2 में अपॉइंटमेंट होता है, आप इस टाइप की चीजें आप देख लीजिए कि एकदम कॉमन है, कि आपको आपने पढ़ा भी नहीं हो तो आप एकदम तुक्का लगा पाए हम, क्या इस हम्म। सेक्शन के आसपास ये रहता था, हम ऐसा तुक्का लगा दें। बाकी ठीक है, आप वुमेन कमीशन का जैसे चेयरमैन कौन है, अभी कौन है, कितने मेंबर रहते हैं, आपको ये सब अच्छे से करके जाना है। हाँ, और इसमें भी मेनली रिवीजन ही ज्यादा रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन ही कंफ्यूजन रहेगा होते इसमें, हैं कि वुमेन कंफ्यूजन। कमीशन में कितने मेंबर्स हैं, चाइल्ड कमीशन में हाँ। कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपॉइंटमेंट किस तरह से आती है। जो यूनिट 10 में आप देखेंगे ना तो हमेशा क्वेश्चन जो है कि टर्म ऑफ ऑफिस का क्या है, कंडीशंस कैसी रहेंगी उनकी, उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनका रिमूवल कैसे होगा। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस, तो ये क्या इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो है उसका आपको टेबुलर फॉर्म अपने से बनाना है। बात ये रहती है कि हम भी अवेलेबल करवा हाँ, देंगे कि वही। यूनिट आपको दे देंगे, पर वो टेबल में जब आप खुद से मेहनत करोगे ना तो आपको ज्यादा याद रहेगा कि यार टर्म ऑफ ऑफिस इसका था, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है आपको यूनिट 10 में भी कंटेंट बहुत अवेलेबल है, हमने खुद ही पढ़ाया, मैंने खुद ही पढ़ाया है यूट्यूब पे अपने। इसमें जो है पूरा ऑफिशियल साइट और बेयर एक्ट तक से हमने पढ़ाया, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो आपको यूनिट 10 जो है उसमें आप टेबल में जो है वो आप खुद से मेहनत करिए तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। तो अब जब लास्ट बस का आप। 1 मिनट बचा है हमारा तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो एमपी के लिए हमने सारी बुक्स देखी, ठीक है, पर प्रीलिम्स बिल्कुल। में मोस्टली अगर हम सभी अगर बात करें तो एक चीज ये रहती है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो कि आप अगर ये सोचो कि आज हमने इसको पहले 4 दिन पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस लगाएंगे या फिर टेस्ट लगाएंगे, तो उससे आप पिछड़ते जाओगे, आपका सिलेबस कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं होने वाला। तो आपको अपना जो है कि आज सपोज आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसके भी 2-3 क्वेश्चंस जो है वो देखते चलिए, और कोशिश करिए कि आप उन जो आपने पहले पढ़ लिया उसको अगले दिन करो, ताकि आपको खुद ही रहे कि आपने कितना याद कर लिया है। ठीक है सर, अभी तक जैसा कि हमने पूरी बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करी कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, तो अब मैं सर आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने सब जो है ये शेयर किया है। साथ में मैं आपसे पूछना आपको भी चाहूंगा कि आपकी तरफ से और क्या जो है चीजें बच्चों को जो है याद रहनी चाहिए, वो आप थोड़ा सा एक बार अपने से कंक्लूड करिए।
तो अनिल सर शुरुआत आपसे करते हैं। तो प्रीलिम्स का ऐसा है, आप शांत रहिए। पेपर वाले दिन, जिस दिन भी अपना पेपर होता है उस दिन आप शांत रहिए। उसके पहले आपको क्या करना है कि आपको बुक्स आपको कम से कम रखनी है, हमने बताई है, ये हमने सफिशिएंट बुक्स बताई है, और इसके ज्यादा आपको नहीं करना है। आप सबसे ज्यादा मेहनत आप करिए क्वेश्चंस लगाने में। जितने आपको क्वेश्चन, जितना आप लगाओगे क्वेश्चंस, आपको उतना फायदा होगा। और जो हम डालते हैं टेलीग्राम पे, आप उस पर भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि हम उसमें प्रॉपर, हमको पता है ना कि हम क्या आता है थोड़ा, तो हम वहां पे डालेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। तो आप क्वेश्चन ज्यादा लगाइए और हमें देखते रहिए, बस यही हम बोलेंगे। थैंक यू। चलिए प्रवीण सर आप बताइए। आप ये कीजिए सभी लोग कि 3 से 4 कोचिंग या फिर उससे भी ज्यादा अगर हो सके तो सबके सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट टेस्ट सीरीज होता है उन्हें आप ले लीजिए। विहांस वाला तो आपको लेना ही है। फिर उसके बाद आप वहां से क्वेश्चंस लगाइए। वहां से सबसे पहली आप चीज ये सीखोगे कि एलिमिनेशन। अगर आपने एलिमिनेशन सीख लिया अगर, तो सबसे बेस्ट, फिर उससे बेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपसे बने ये पक्का नहीं, क्योंकि 60 क्वेश्चन रहेंगे जो सबको बनेंगे, 40 ऐसे रहेंगे जिसमें 20 सिर्फ किसी को मतलब जो अच्छे से डिटेल पढ़ा है उसको, और 20 कुछ ऐसे रहेंगे जो किसी से ना बने, मतलब उस पर आपको एलिमिनेट करना पड़ जाए। तो नॉर्मल क्वेश्चन में भी आपको एलिमिनेशन लग जाएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। इसलिए मेरा यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं। घटना चक्र को प्रेफर करें जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि वहां से एक भी क्वेश्चन आपको अलग नहीं जाएगा। आप सब कुछ कर सकते हो वहां से। बस ज्यादा क्वेश्चन लगाइए और एलिमिनेशन वाली मेथड भी सीख जाइए। ठीक है, अभिषेक सर आप बताइए। तो जैसा बाकी सर लोगों ने कहा कि जितना कुछ भी पढ़ना है उन्होंने सारी स्ट्रेटजी बता दी आपको, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बताना चाहूंगा। जनरली ये बहुत सारे बच्चों ने फील की होगी, क्योंकि क्या होता है जब आपने पढ़ा सब कुछ है, आपने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा, लेकिन जब आप पेपर देने के लिए बैठते हैं तो वहां पे शांत होना बहुत जरूरी है। और एक चीज जो होती है जो बच्चे कर नहीं पाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव। क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका आंसर अपने डायरेक्ट माइंड पे क्लिक होता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड से हम उससे दिमाग लगा के उसका गलत आंसर देते हैं। आप जनरली देखे होंगे कि आपके ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जिसको आप बी लगाना चाह रहे हो लेकिन आपने डी लगा दिया और बी ही सही होता है। तो आप उस पर बिलीव करना करें, क्योंकि आपका नॉलेज तो है, बस आप उस पर बिलीव करिए और उस पर सही आंसर लगाइए। तो ये चीजें आपको काफी हेल्पफुल रहेगी नंबर स्कोर करने में। बाकी जितनी भी स्टडी सर लोगों ने बताई है वो आपको हेल्प करेंगी, तो आप इस चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी थैंक यू। चलिए सर, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में हम बताना चाहेंगे कि प्रीलिम्स की जब हम बात करते हैं तो जैसा सब सही सर लोगों ने बताया है, इसके अलावा भी ये है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप क्वेश्चंस जो है वो काफी अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस जो है वो जल्दबाजी में होता है। आप जब भी पेपर देने की बात करते हैं तो शुरू का आप जो है आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहता है आप उसको उससे शुरुआत कीजिए करिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये हमारे माइंड के लिए रहता है कि अगर प्रेशर रहता है तो हम इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो पहले आप जो है, अगर आपने पेपर खोला आपसे पहला क्वेश्चन नहीं बना, दूसरा नहीं बना, ऐसी ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि लाइन से 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हमसे, तो फिर क्या होता है, हमारा जो दिमाग रहता है वो हमें प्रेशर डालने लगता है कि यार 10 क्वेश्चन तो बन नहीं रहे हैं, शुरू ही के नहीं बन रहे तो बाकी के क्या रहेंगे। तो इस तरह पे जब है वो आपको काम रहना है, ठीक है। और साथ में ही जो पहले क्वेश्चंस जो आपसे बन रहे हैं, जो आप कॉन्फिडेंट हैं, उनको मार्क करके चलिए। और जब भी आप क्वेश्चन लगाते हैं तो मार्किंग सीखिए उसकी, कि किसको आपको फिर से रिव्यू करना है। जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा तो उसमें गेसिंग भी करनी है, तो उसको आप बाद में रखिए कि क्या है। पहले अभी अपना एक स्कोर बना लेते हैं कि यार कि 50% जो क्वेश्चन है वो 1 गो में मेरे सही हो गए, तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो फिर आप कामली जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक, तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से। अभी जो आप देखेंगे कि 2019 का जब नोटिफिकेशन आया था तब हमारे पास में 56 डेज थे। जब 2020 की बात कर रहे हैं तो हमें 60 दिन मिले थे, और अब जो है अभी हमारे पास में 65 दिन है। तो अगर आप जो समझ रहे हैं कि बाकी लोगों की तैयारी कितनी अच्छी हो गई है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको दूसरों की तैयारी पे नहीं जाना है, आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो आपकी कंपटीशन जो है वो आपसे खुद रहेगी। आप अपने आप को बेटर करने की कोशिश करिए। दूसरों को देख के कि दूसरे ने इतनी बुक्स लगा ली, इतने क्वेश्चन लगा लिए हैं, उस पे जाने से सिर्फ आपकी जो है नेगेटिविटी आएगी और आप जो है एंग्जाइटी होगे। तो आपको अपनी जो है एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड और अपने माइंड पे भी काम करना है, क्योंकि ये जो सिर्फ एग्जाम है ये सिर्फ आपके नॉलेज का चेक नहीं रहता, ये ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को चेक करता है कि आप प्रेशर में किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। आप जो विहांश इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।